गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन की पढ़ाई की थी। एनवायरनमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आई होप आपको एनवायरनमेंट क्या है उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पर फिर भी आज के लिए हम थोड़ा सा एनवायरनमेंट का डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। राइट, एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है। एनवायरनमेंट मतलब लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन, इसको भी हम एनवायरनमेंट बोल सकते हैं। और लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन होता है, उसे भी हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। राइट, फॉर एग्जांपल हम लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है, आप मेरे साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, आप ह्यूमन हो, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, उसे भी हम बोल सकते हैं एनवायरनमेंट। ओके, सपोज़ अगर मैं कोई किताब पढ़ रही हूँ, मेरी कोई बुक पढ़ रही हूँ, बुक मेरी है वो नॉन लिविंग है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे भी हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। तो ये थी हमारी एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। आई होप कि आप सब लोगों को ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राइट, मैं आपकी सारी क्वेरीज, सारे क्वेश्चंस मैं आपके सारे क्लियर कर दूंगी। ओके, तो हमने एनवायरनमेंट का पूरा डेफिनेशन तो पढ़ लिया है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या चीज़ें होती है जिससे एनवायरनमेंट बनते हैं। सपोज़ हम कुकिंग कर रहे हैं, हमें कोई सब्ज़ी बनानी है, तो अगर हमें सब्ज़ी बनानी है तो हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ठीक है, हमें ऑयल चाहिए, हमें बहुत सारे मसाले चाहिए और हमें उसका अच्छे से मिक्सचर करना पड़ता है, तब जाके एक अच्छी वाली सब्ज़ी हमें बनती है। राइट, तो अगर हमें एनवायरनमेंट बनाना है कोई भी, तो हमें किसी चीज़ का मिक्सचर बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अगर उन चीज़ों का अच्छे से मिक्सचर होगा तो एनवायरनमेंट बनेगा। राइट, तो ये चीज़ें क्या क्या है जिसका मिक्सचर होकर एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब एनवायरनमेंट के भी तीन टाइप होते हैं, तीन टाइप के एनवायरनमेंट हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट के तीन टाइप है। फर्स्ट टाइप है नेचुरल एनवायरनमेंट, जो कुदरत ने बनाया है, जो सब्जी सारी है, जिसका कुकिंग किया है खुद नेचर ने, जो नेचर ने हमें बना के दिया हुआ है कुछ चीज़ों का मिक्सचर करके। फिर फिजिकल एनवायरनमेंट बनाया हुआ है और तीसरा है ह्यूमन एनवायरनमेंट। राइट, तो पहले हम शुरू करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट से कि कुदरत ने हमें क्या क्या मिक्सचर करके क्या क्या ऐसी चीज़ें दी है जिससे एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। तो बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं, फर्स्ट है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है, देखिए फर्स्ट आप समझिए एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है। स्फीयर का मतलब क्या होता है, स्फीयर का मतलब होता है हमारे आसपास जितना जो होता है ना, उसे हम बोलते हैं स्फीयर, एटम यानी एयर। ठीक है, तो एयर से बना हुआ जो एक लेयर होता है उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये पहला लेयर, ये है पहला लेयर हमारे एटमॉस्फेयर का, जिसे हम सांसें ले सकते हैं। इसीलिए कुदरत ने पहले ही बनाया एटमॉस्फेयर, फिर हमारे लिए उसने बनाया हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का क्या मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, पानी। रिवर होती है, ओशन होता है, ठीक है, वो होता है पूरा पानी का लेयर। ठीक है, पानी का जो पूरा लेयर होता है, वाटर का लेयर होता है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद का लेयर होता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर माने लिथोस, लिथोस का मतलब होता है स्टोन, पत्थर, रॉक आप उसे बोल सकते हैं। और स्फीयर जो मतलब हमारे आसपास फैला हुआ, उसे बोलते हैं स्फीयर। तो जो लेयर रॉक से बना हुआ होता है हमारे आसपास का, उसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। फॉर एग्जांपल हमारे आसपास बना हुआ माउंटेन, कोई भी माउंटेन होता है, प्लेट्यूज होता है, उसे हम पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर बोल सकते हैं। फिर हमारे आसपास अगर कोई भी बड़े बड़े पत्थर भी है तो वो होता है पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। और ये जो पार्ट सारे बने हुए हैं, ये किस एनवायरनमेंट में बने हुए हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट, जो कुदरत ने हमें बना के दिए हुए हैं। तो नेचुरल, अगर
यूपीएससी में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, तो उसका क्या आंसर होगा? फर्स्ट होगा एटमॉस्फेयर, सेकंड होगा हाइड्रोस्फीयर, थर्ड क्या होगा? थर्ड होगा लिथोस्फीयर, और लास्ट में क्या होता है? इन 3 लेयर के बनने से हमारी अर्थ पे बायोस्फीयर बना। बायोस्फीयर माने क्या होता है? स्फीयर मतलब सराउंडिंग, ठीक है, हमारा जो आसपास का लेयर होता है वो, और बायोस का मतलब होता है जिसमें जान होती है, उससे बोलते हैं बायो, जिसमें जान होती है, तो उससे बना बायोस्फीयर। मतलब हम ह्यूमंस है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, बैक्टीरिया है, जिन जिन चीज़ों में जान होती है उसे हम बोल सकते हैं बायोस्फीयर। ओके, तो इससे निर्माण हुआ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कैसे बना? बायोस्फीयर बना जान से, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से लेयर है? बेसिक क्या क्या कंपोनेंट्स है नेचुरल एनवायरनमेंट के? नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स है, फर्स्ट है एटमॉस्फेयर, हवा का बना हुआ पूरा लेयर जो हवा से बना हुआ है। सेकंड कौन सा है? लिथोस्फीयर, जो पूरा पत्थरों से बना हुआ है। हाइड्रोस्फीयर, जिसका जो पूरा लेयर पानी से, वाटर से बना हुआ है, रिवर, पॉन्ड्स, उसके सारे टाइप है। और उसके बाद आता है बायोस्फीयर, जो बना हुआ है प्लांट से, एनिमल से, बैक्टीरिया से, और जितने जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें जान है उससे बनता है बायोस्फीयर। तो 4 लेयर होते हैं जिससे एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। कौन से टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट। ये सारे नेचुरल कंपोनेंट्स है जिससे नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है, जिसे नेचर हमारे लिए क्रिएट करती है, उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचर हमारे लिए जो जो क्रिएट करती है उसे बोलते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, तो ये है नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स। उसके अलावा एनवायरनमेंट का एक दूसरा टाइप है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हम उसे बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट माने कि ह्यूमन ने क्रिएट किया हुआ एनवायरनमेंट। देखिए, पहले के ज़माने, हमने कल बात की कि पहले का जो ह्यूमन था उसका क्या पर्पस था लाइफ का? उसका पर्पस एक ही था कि बस हमें खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, और बस हम सरवाइव कर ले। दैट इज़ आवर पर्पस ओनली। पर आज के ह्यूमन का क्या पर्पस है? नहीं, हमें कुछ करना है, हमें डेवलपमेंट करना है, तो हमने अपने टाइप का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया। हमने अच्छे अच्छे मकान बनाए हैं, हमने बहुत सारी बिल्डिंगें खड़ी की है, हमने क्या क्या नहीं बनाया है। आज का ह्यूमन चांद पे पहुंच गया है, तो हमने अपने आप जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। लाइक जो एनवायरनमेंट, सपोज कि हम जिस घर में रहते हैं वहाँ का फर्नीचर, वहाँ का बेड, वहाँ का टेबल, टीवी, वो भी एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया गया है वो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया है, तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। उसे बोलते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट, और उसे आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, राइट। फिर तीसरा टाइप है एनवायरनमेंट का फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, फिजिकल एनवायरनमेंट के 2 सब टाइप है। कौन से, क्या क्या सब टाइप है? फिजिकल एनवायरनमेंट के 2 सब टाइप है। फिजिकल, अब आप फिजिकल किसे बोलते हो? फर्स्ट आप फिजिकल याद रखो, फिजिकल चीज़ें वो होती है जिसे हम टच कर सकते हैं। हमारी बुक जिसे हम टच कर सकते हैं, हमारा टीवी जिसे हम टच कर सकते हैं, हमारे कपड़े जिसे हम टच कर सकते हैं, जिन जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं फिजिकल। ओके, तो एनवायरनमेंट जिसे हम छू सकते हैं, एनवायरनमेंट की जो जो चीज़ें जिसे हम छू सकते हैं उसे हम बोलते हैं फिजिकल। उसे जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट, राइट। अब फिजिकल एनवायरनमेंट के 2 सब टाइप है, नेचुरल फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन फिजिकल एनवायरनमेंट। उसके भी 2 टाइप है। अब जो कुदरत के बनाए हुए जो सारी चीज़ें हैं जिसे हम छू सकते हैं, लाइक कुदरत ने क्या बनाया है हमारे लिए? वाटर, पानी,
ये कुदरत का बनाया हुआ है तो हम उसे पी सकते हैं, हम उसे छू सकते हैं। तो उसे एग्जाम्पल क्या, उसे उसे हम छू सकते हैं। तो हमारा और जो वाटर का इंटरेक्शन होगा, सपोज मैं अपनी बॉटल से पानी पीती हूँ, राइट, तो पानी किसका बनाया हुआ है? पानी नेचर का बनाया हुआ है, और मैं अपनी बॉटल से वो पानी ऐसे पी रही हूँ। तो मेरा और वाटर का जो इंटरेक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल, नेचुरल फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, क्योंकि पानी है वो कुदरत का बनाया हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे नेचुरल फिजिकल एनवायरनमेंट। फिर ह्यूमन फिजिकल एनवायरनमेंट, राइट। ह्यूमन फिजिकल एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक बुक है, उसे मैं छू रही हूँ। अब बुक जो है वो तो मेन मेड है, वो तो किसी इंसान ने बनाया हुआ होगा, और मैं उसे छू रही हूँ, मैं उस बुक के साथ कर रही हूँ इंटरेक्ट, राइट। तो उससे क्या होता है? ये बुक को मैं छू सकती हूँ, इसका मतलब क्या है? ये है फिजिकल, उसे मैं छू सकती हूँ, पर इसको बनाया हुआ इंसान ने। तो उस एनवायरनमेंट को हम क्या कहेंगे? उस इंटरेक्शन को हम कहेंगे ह्यूमन फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, सो याद रखिए, ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हमें अपनी डेली लाइफ से ही याद रखनी है, हमें किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ों में नहीं पढ़ना है। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ों में पढ़ गए तो आप उसी में फंस जाओगे। आपको ऐसे याद नहीं करना है कि बस डेफिनेशन का रट्टा मार लिया, नहीं, डेफिनेशन का कुछ रट्टा नहीं मारना है। आपको एनवायरनमेंट ऐसे ही याद रखना है, नहीं, आपको अपनी डेली लाइफ के एग्जाम्पल से ही याद करना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में सारी चीज़ें याद आए और आपके सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो। आप पढ़ाई ऐसे मत करो कि बस आपने रट्टा मार लिया और दूसरे या तीसरे दिन या महीने भर के बाद आप भूल गए। नहीं, आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिसे आप डेली लाइफ के साथ इंटरेक्ट कर सको। आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करो तो उससे आप अपनी पढ़ाई के साथ जोड़ दो। उसे कहते हैं सही मायने में पढ़ाई और सही मायने में यूपीएससी की प्रिपरेशन। आप ऐसे प्रिपरेशन करो कि आपको वो लाइफ टाइम याद रहे। तो आपको ऐसे याद रखना है एनवायरनमेंट, ठीक है। ओके, तो बहुत हो गया, चलो बातें हमारी, अब आगे बढ़ते हैं एनवायरनमेंट की तरफ। ठीक है, अगर हमने एनवायरनमेंट के, देखो हमने एनवायरनमेंट के कंपोनेंट सारे पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो फिर हमें अब ये पढ़ना पड़ेगा कि अभी एनवायरनमेंट है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो उसकी स्टडी को भी तो कुछ बोला जाता होगा यार, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट बोलते हैं इकोलॉजी, राइट। अब देखो, इको मतलब क्या होता है? इको मतलब एनवायरनमेंट, राइट। चीज़ों का इंटरेक्शन, लिविंग, नॉन लिविंग, लिविंग, लिविंग का इंटरेक्शन, उसे बोलते हैं हम इको। और लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब ये होता है लॉजिया। लॉजिया का मतलब होता है स्टडी, किसी चीज़ की स्टडी करना, उसे हम बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। तो इकोलॉजी माने स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। अब इकोलॉजी, अब कोई भी चीज़ की इकोलॉजी है, स्टडी है एनवायरनमेंट का। कोई भी एनवायरनमेंट मेनली किस चीज़ पे डिपेंड करता है? अगर आप नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करो तो ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? जिस जगह आप रहते हो, सपोज़ आप रहते हो यूरोप में, राइट, तो आप क्या बोलोगे कि आप यूरोप को अदर कंट्रीज से कैसे अलग करोगे? किसी भी लोकेशन को, किसी भी चीज़ के एनवायरनमेंट को आप दूसरी किसी जगह के एनवायरनमेंट के से कैसे अलग करोगे? सपोज़ हम इंडिया में रहते हैं और कोई दूसरा इंसान है, वो रहता है यूरोप में, तो आप उन दोनों को, तो फिर आप वहाँ के एनवायरनमेंट को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? कैसे अलग करोगे? यूरोप कैसे अलग है, इंडिया कैसे अलग है? फर्स्ट आप देखोगे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। हाँ, हम बोलते हैं ना कि यार आज तो बहुत गर्मी हो रही है, इंडिया में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है यार, आज तो इतनी गर्मी है, आज तो हमारा यार टेम्परेचर एकदम बहुत ज़्यादा है, 35 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया यार, अब तो सहन नहीं हो रहा है, चलो ना आज तो फॉरेन कंट्री यूरोप चले जाते हैं। ये हम सब बोलते हैं, राइट। तो ये हम क्लाइमेट का डिफ्रेंशिएट करते हैं,
ठीक है। और यूरोप में क्या होता है कि कभी कभी वहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है, माइनस में चला जाता है, तो वहाँ का क्लाइमेट अलग है, यहाँ का क्लाइमेट अलग है। तो फर्स्ट हम एनवायरनमेंट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, क्लाइमेट से। तो क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट से हम डिफरेंशिएट करते हैं यार कि चलो क्लाइमेट वहाँ का अलग है, तो फिर क्लाइमेट की भी कोई डेफिनेशन होनी चाहिए। हम क्लाइमेट को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर कोई हमसे पूछेगा कि यार ये क्लाइमेट क्या होता है, व्हाट इज़ क्लाइमेट, तो क्लाइमेट को हम क्या कहेंगे? तो हम क्लाइमेट को ये कहेंगे कि कोई भी एरिया ले लो, सपोज हम ले लेते हैं इंडिया। तो अब इंडिया के आप लॉन्ग टर्म वेदर की पैटर्न को देख लो, तो उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। जो लॉन्ग टर्म वेदर रहता है इंडिया का, उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। जो लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक जो वेदर रहता है किसी भी जगह का, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। अब ये तो हमने समझ लिया कि क्लाइमेट की लॉन्ग टर्म वेदर। अब ये साला वेदर क्या होता है, हमको तो वेदर ही नहीं पता कि वेदर क्या होता है यार। वेदर को हमको समझाओ कि वेदर क्या होता है। अब वेदर किसे बोलते हैं? वेदर क्या बोलते हैं? डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर अगर, और सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया इससे पहले कि यार आज तो यार कितना ठंडा ठंडा लग रहा है, फिर कभी कभी हमें लगता है कि नहीं 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 आज तो बारिश होने वाली है। तो उसे क्या बोलते हैं? डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं राइट, डेली देखते हैं कि नहीं 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 नहीं, आज का टेम्परेचर तो कम है यार, आज तो गर्मी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वाह यार आज तो रेनिंग होगी। तो उसे क्या कहते हैं? डे टू डे चेंजेस जो होता है एटमॉस्फेयर में, उसे हम बोलते हैं वेदर। पर अगर कोई वेदर लॉन्ग टर्म रहता है, एटमॉस्फेयर में कोई भी वेदर अगर लॉन्ग टर्म रहता है, तो उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। सपोज अगर कई जगह पे, अगर सपोज हम देखें कि कश्मीर के आसपास अगर हम जाए, लेह लद्दाख में, ठीक है, तो वहाँ हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अब लॉन्ग टर्म जहाँ पे ठंड रहती है तो वो उसका बन जाता है लॉन्ग टर्म वेदर। उस लॉन्ग टर्म वेदर को हम क्या बोलते हैं? वहाँ का क्लाइमेट, राइट। तो उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। लॉन्ग टर्म वेदर की सिचुएशन को हम बोलते हैं क्लाइमेट। और वेदर मतलब डे टू डे कंडीशन, लाइक ठंडी, गर्मी, बारिश, ठीक है। उसे आप ऐसे ही याद रखो। आपको इतनी डेफिनेशन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि डे टू डे चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, नहीं, ठंडी, गर्मी, बारिश, दैट इज़ एटमॉस्फेयर। यही सिंपल याद रखो, उसी से बात ख़त्म करो, ठीक है। वेदर को क्या बोलते हैं? डे टू डे चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, ऐसा आप याद रखो। अब एटमॉस्फेयर में क्या चेंजेस आएंगे यार? एटमॉस्फेयर में यही चेंजेस आएंगे ना, या तो ठंडी होगी, या गर्मी होगी, या तो बारिश आएगी। तो उसे हम बोलते हैं डे टू डे चेंजेस इन एटमॉस्फेयर। हवा में जो फ़र्क आएगा वो यही आएगा, या गर्मी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, या फिर बारिश होगी, यही होगा। तो ऐसे सिंपल से याद रखो कि डे टू डे चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, ठंडी, गर्मी, बारिश, बस। जब भी एटमॉस्फेयर की आपको कोई भी डेफिनेशन पूछे तो आपको यही याद आना चाहिए। आपको सॉरी कोई भी आपको वेदर की डेफिनेशन पूछे तो आपको यही याद आना चाहिए कि डे टू डे चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, यानी ठंडी, गर्मी, बारिश। और अगर लॉन्ग टर्म वेदर, कोई भी जगह पे आप जाओ और लॉन्ग टर्म वेदर देखो, आपकी देखो इस जगह पे तो लाइक ज़्यादातर ठंडी रहती है, ज़्यादातर बारिश ही रहती है, या तो कोई जगह ऐसे भी होती है, कितनी जगह जहाँ पे ठंडी भी होती है एक टाइम पे, फिर थोड़े टाइम बाद वहाँ पे गर्मी भी होती है, और शाम को बारिश आ जाती है। तो आपको 3 टाइप का वेदर देखने को वहाँ पे मिलता है, ठंडी, गर्मी, बारिश। तो उसे बोलते हैं, तो अगर ये चीज़ें लॉन्ग टर्म रहे, कोई भी चीज़ अगर लॉन्ग टर्म रहती है तो उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। तो उसे हम डिफाइन करते हैं क्लाइमेट, राइट। तो आप ये डेफिनेशन ऐसे याद रखो, ठंडी, गर्मी, बारिश, उसे बोल दो आप वेदर, ठीक है। डे टू डे जो चेंजेस होते हैं उसको, और अगर ये चेंजेस, अगर ये चेंजेस एटमॉस्फेयर को जो चेंजेस होते हैं वो किसी भी जगह पे लॉन्ग टर्म रहते हैं, तो उसे वहाँ का बोलते हैं हम क्लाइमेट। ओके ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में
अगले वीडियो इससे बाद के वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम पढ़ेंगे, फिर क्लाइमेट कैसे क्रिएट होता है, फिर बारिश कैसे आती है, फिर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है, इसे हम पढ़ेंगे। टेम्परेचर का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है अर्थ पे, फिर क्लाइमेटिक जोन्स कैसे क्रिएट होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ विंड्स क्या होते हैं, फिर एटमॉस्फेयर के लेयर के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे कोई पर्सनल कोचिंग के लिए भी आप मुझे बुक कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हैव अ गुड डे, बेस्ट विशेस एंड आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू कि आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो, आप अपने लाइफ में कुछ करो। सो हैव अ नाइस डे, नाइस मीटिंग यू, बाय बाय।